Viplo sir, welcome to the DD show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, मैं चाहता हूँ उसको अमीर बनाया जाए इस पॉडकास्ट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कि वो कैसे डिवाइड कर सकता है, या जो भी अगर आपको लगता है कि मेरी गलत फहमी ऐसा नहीं हो सकता तो आप उसको बस्ट कर देना। डीडी साहब, ये 100 रुपये का नोट है। आपको आज कॉन्फिडेंस है कि किसी भी बड़े कॉफ़ी की चेन में जाके इससे कॉफ़ी पी सकते हो? तो स्टारबक्स में चले गए तो बिल्कुल नहीं। कैन यू इमेजिन कि एक समय था जब इस घर की वैल्यू 100 रुपये थी? यस, आई कैन इमेजिन। सीडी एक वंस अपॉन ए टाइम मार्केट में रूल करती थी। सीडी आज नहीं है तो हमारे पोर्टफोलियो में वो सीडी की कंपनी नहीं है। लोग सेफ्टी की बात करते हैं ना। ये मैम का पर्स दीजिएगा ना। ये पर्स देना। एक बात पूछ रहा हूँ मैम, कितने लाख रुपए आप रखोगे तो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है? आप ये सवाल पूछ के देखिए और लोगों के पास जवाब नहीं होता। फिर आप एफडी में 20 लाख क्यों रखे हुए? SWP क्या है ये? SWP आपकी ऑडियंस के लिए। हाँ, बता दीजिए। बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी क्यों इन्वेस्ट ना करते? गलती से कहीं से टर्म पता लगी और इन्वेस्ट कर। मैं अपने पेरेंट्स को भी देख लूँ, वो कहते हैं FD करा के छोड़ दो, FD कराओ। उनको FD के बारे में बहुत है, और आपने FD के बारे में पहले ही बताया था कि FD में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है? FD सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? गवर्नमेंट जॉब होती तो ये ज़मीन नहीं खरीदी जाती, क्योंकि मन में ये रहता ही नहीं कि हम अनसेफ हैं, इनसिक्योर्ड हैं। ये मन में ही नहीं रहता। और पैसा इनसिक्योर्ड लोगों ने बनाया है। अभी पैसा बनाना स्टार्ट किया, उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है या तो मैं गाड़ी खरीद लूँ या मैं बाइक खरीद लूँ कोई अच्छी सी, और मैं फिर मेरा नाम हो जाएगा फैमिली में। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो कि इनको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कि जो एक मिडिल क्लास है वो जल्दी से जल्दी वेल्थ किस तरीके से बना सकता है, क्योंकि लोगों को आजकल जल्दी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो और आज तक आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हो, आपकी EMI चल रही है, आपके ऊपर लोन है, और आप पैसा बचा नहीं पा रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और वो फ्यूचर वाली ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रही है, ये पॉडकास्ट आपके लिए वरदान है और ये गेम चेंजर पॉडकास्ट है। अगर आपने इसको देखा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको अपनी इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड करना है और फिर उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे आपका पैसा मल्टीफोल्ड होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, हर किसी को ये देखना ही देखना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। विप्लो सर, वेलकम टू द DD शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि एक आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, मैं चाहता हूँ उसको अमीर बनाया जाए इस पॉडकास्ट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कि वो कैसे डिवाइड कर सकता है, या जो भी अगर आपको लगता है कि मेरी गलत फहमी ऐसा नहीं हो सकता तो आप उसको बस्ट कर देना। बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया, और लोगों को पढ़ा के अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है, सुकून अच्छा मिलता है इस पार्ट पे। बहुत ही अच्छा सर। थोड़ा सा ना मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस बिल्कुल नहीं है आपके लिए, तो एक बार ही आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या कर रहे हैं, और फिर हम लोगों की लाइफ को कैसे इम्प्रोवाइज़ करेंगे। देखिए, मैंने फाइनेंस के हर डोमेन में लगभग काम किया। मैंने इंश्योरेंस में काम किया, लोन में काम किया, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की, ट्रेनिंग में किया। फाइनेंशियल प्लानिंग में आने के बाद मुझे फील हुआ कि बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग हर परिवार को आना चाहिए। 2012 में मेरे कस्टमर ने मुझे एक लिफाफे में कुछ रुपए दिए, क्योंकि मैंने वैल्यू एडिशन किया था। उनको बेसिकली बहुत सारा टैक्स फ्री पैसा बना था, तो उन्होंने मुझे अलग से एक एनवेलप में पैसे दिए और बोले कि इस पैकेट को यहाँ मत खोलना, घर पे खोलना। तो आई न्यू कि इसमें पैसे हैं, तो अच्छा भी लगता है सबको। उस दिन रात में मुझे नींद नहीं आई। मुझे एक ही चीज़ लगी कि जैसे मान लो आप हो, आप ही की बैलेंस शीट में कितने ज़ीरो बढ़ा दूं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी? वो तो नहीं कर सकता। बट मिडिल क्लास को ना इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, वो पूरी नहीं होती। एंड इसलिए मैंने स्टार्ट किया प्लान योर वर्ल्ड को, कि उनको सिखा सकूँ कि वो अपनी प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि उनके इस जन्म में दे विल नेवर गेट एनी एडवाइज़र। गॉट इट। एक अमीर आदमी अमीर होता जाता है और एक जो गरीब आदमी या तो वो वहीं रहता है या और माइनस में पहुंच जाता है, क्योंकि शायद उनके साथ फाइनेंशियल प्लानर नहीं रहता है।
मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। मोस्टली जो हम एक डेटा पढ़ रहे थे इंटरनेट के थ्रू, तो मोस्टली लोगों की जॉब रहती है वो 25,000 to 30,000 के बीच में रहती है भारत के अंदर, और ये मोस्टली बहुत बड़ा नंबर में आता है, और बहुत सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड भी है। अब इन लोगों की ये डिमांड थी जो इतना पैसा बना रहे हैं, वो अपने पैसे को किस तरीके से डिवाइड करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और उसको कैसे पहले स्प्लिट वाला पार्ट कर लेते हैं कि कैसे स्प्लिट करें वो। देखिए, अगर ये सारे, इसमें कोई थंब रूल नहीं होता। हम लोगों को बेसिकली एक थंब रूल की अगर बात करें तो एक बात कही गई कि आप अपनी चादर में रहिए, दैट इज़ द थंब रूल। आप पैर उतना ही पसारिए जितना आपकी चादर हो। अब आप अगर इसको बहुत लंबे समय तक फॉलो करोगे तो ये होने वाला नहीं है। चादर छोटी होती जाएगी, पैर कितना श्रिंक कर लेंगे। इसका कोई एग्जाम्पल देंगे आप? देखिए, एक लड़का जिसने फ्यूचर बहुत नहीं सोचा, ग्रेजुएट्स हैं जो, स्पेशली जो बीकॉम, बीएससी, बायो और ये आपके बीए जो पढ़ रहे हैं, इनको फ्यूचर नहीं पता अपना, मैक्सिमम लोगों को। सो ये उस वक्त सोचते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि अब देखें क्या करेंगे लाइफ में। तो इनके साथ समस्या क्या आती है, अब जब ये 30 साल का हुआ तो उसकी लाइफ में उसके खर्चे हैं, एस्पिरेशंस तो उतना ही है। एक लड़के वाले एस्पिरेशंस आप समझ सकते हैं, सारे जितने भी मेल के व्यूअर्स हैं वो सब समझ रहे होंगे। देन आप 35 के होते हो, आपकी शादी होती है, फैमिली बढ़ी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी आई। देन आप सोचते हो क्विक मनी चाहिए, क्योंकि मेरी एस्पिरेशंस तो वो है कि मैं टीवी पे जो देखता हूँ मुझे वो सब चाहिए। तो अब आपने वो काबिलियत पहले बनाई नहीं, होते हुए भी आपने नहीं देखा। काबिलियत है, सबके अंदर है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि उनको वैल्यू एडिशन करना था। एम्प्लॉयर को, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉयर उनका दुश्मन है। मुझे आप एक एम्प्लॉयर दिखाओ जो पैसा देने से बचता हो काबिल आदमी को। कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है ऐसा। व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन वी गेट, व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन वी गिव, दोनों हमको ध्यान में रखना है। हर आदमी अपने आप में एम्प्लॉयर भी है, हर आदमी अपने आप में एम्प्लॉय भी है। आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर 15 साल से न्यूज़पेपर आता है, 15 दिन तक वो अगले ना दे, आप बदल दोगे। आपके एम्प्लॉयर ने किसी का ठेका लिया है। जब पिताजी 25 की उम्र में बोलते हैं कि बेटा अब अपने होटल से खाना खा लो, तो दुनिया में कोई और आपका नहीं हुआ। ठीक, ये वैल्यू एडिशन की बात सबसे पहले इन सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। द मोमेंट यू रियलाइज कि आई नीड टू ऐड वैल्यू टू द एम्प्लॉयर, आपकी सैलरी यूँ बढ़ती है। सर मैं यहीं पे ना आपको एक बारी रोकूंगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसकी जो वैल्यू डिलीवरी होती है वो एक्सपेक्टेशंस के बेल्ट के भी बिलो है। बिल्कुल। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट कर देगा, उसका आउटकम भी वैसा आएगा। सामने वाला जो बॉस है वो पैसा बनाएगा, और उसकी स्किल पे वो उसे नचा सकता है एक तरीके से कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे आपको इतना पैसा देना है, वो कर सकता है। तो लोग ऐसे कहाँ फेल हो रहे हैं कि जो वो इस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाते? शॉर्ट साइटेड है ना, उनको लगता है कि सब कुछ इजीली मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी गलती पेरेंटिंग की है, हमने बच्चों को पैम्पर्ड करके रखा हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी मम्मी, मेरे बच्चों की दादी, मुझसे बोलती हैं कि देखो बच्चे इतनी दूर से आते हैं और वैन में पढ़ के, और उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। तो मैंने इतना ही बोला मम्मी से कि उसके हिस्से की साइकिल मैं नहीं चलाऊँगा। सो यहीं पे मैं ये कर सकता था कि एसी कार से उसको भेजूं और एसी कार से आए वापस। उसकी बजाय जैसे जा रहा है वैसे ही करेगा। उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो होने देते हैं। उसके हिस्से की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। पैसा आपके पास कितना भी हो, बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। बैसाखी दे के चलाने की ज़रूरत क्यों है, वो खुद दौड़े। दूसरा, जो लोग खुद यंग हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए एलिजिबल बैचलर चाहिए तो उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, यह सबको, हम सबको पता है। क्या आप उसको जस्टिफाई करते हो? अगर आप नहीं जस्टिफाई करते हो तो पहले वो कर ले बंदा। Correct. तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि अगर 25,000 से वो, क्योंकि आपका सवाल यह था 25,000 का है इनकम, तो 25,000 का अगर घर चल रहा आने के लिए 25,000 में क्या क्या करेगा,
मैं मानता हूँ 15,000 उसके खर्च हो गए, 10,000 रुपये बचे, इमरजेंसी का पैसा चाहिए, सेविंग का पैसा चाहिए। अब वेल्थ तो नहीं बनेगी। सच बात यह है, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 12% का रिटर्न बना ले, 15% का रिटर्न बना ले। रिटर्न बनाने के लिए भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है मन में, ट्रेडिंग कर लूँ। आपके पास कितना पैसा होगा तो ट्रेडिंग करोगे? आप अगर 20% का भी रिटर्न बना रहे हो, 3 लाख पे भी 20% बना रहे हो, तो कितना हो गया? 60,000 रुपीज़। एक ट्यूशन अगर महीने का पढ़ाएगा तो कितना बनेगा? एक महीने का, हर महीने अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है वो एक्स्ट्रा शाम को जाके अपने घर पे, तो भी तो उसको 60,000 रुपये मिल जाएंगे। वो 60,000 को वो पूरा दिन लगा रहेगा और अपना करियर भी छोड़ देगा। तो पहले उसको करियर पे फोकस करना चाहिए एंड देन वहाँ से म्यूचुअल फंड से शुरू करें, क्योंकि बाय द टाइम यू डोंट हैव सफिशिएंट वेल्थ, एक ठीक ठाक कॉर्पस नहीं बनता तो वेल्थ उसके आगे नहीं बनेगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, कोई समझाने वाला नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक क्लियर रोड मैप बिल्ड किया है, जिसकी मदद से इंप्लीमेंट करके आप अपनी सैलरी का 5 गुना या 10 गुना निकाल सकते हो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। और मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ, मैं इसके लिए 10,000% श्योर हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रेनिंग का लिंक है, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं और सीख सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सर हम इस पे भी आएंगे, म्यूचुअल फंड पे भी आएंगे, लेकिन एक्चुअली पता होता क्या है कि कोई जॉब करना नहीं चाहता, वो एक्सीडेंटली जॉब में पहुंच जाता है। बिल्कुल, उनके हालात ऐसे होते हैं, क्योंकि सबके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मुझे आगे अपने करियर को कहाँ लेके जाना है। वो क्लियरिटी ही नहीं मिल पाती कि बस जॉब में घुस गए, पैसा आ रहा है, ठीक है, चल रहा है, और पूरी ज़िंदगी चलाते चलाते उनकी गाड़ी ख़त्म ही हो जाती है एक टाइम बाद। ठीक बात। तो कैसे पता लगे उन्हें कहाँ जाना है, फिर आगे बढ़ना उस चीज़ में? देखिए, एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा कि एक एलिजिबल बैचलर वाला या ठीक ठाक फैमिली जो होती है, उस लेवल पे आने का एक एम्बिशन तो चाहिए ही चाहिए। तो एम्बिशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। एक लड़का लखनऊ में, उसने एक MBA कॉलेज से उसने MBA किया। मैंने उससे पूछा कि अब क्या करेगा, तो उसने कहा कि भैया मैं ऑपरेशन्स में जाऊँगा। तो मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बाकी मैंने उसको सिर्फ एक बात पूछी, कितने रुपए सैलरी मिलेगी उस ज़माने में? तो बोला 8-9 हज़ार मिल जाएंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा अच्छा एक बात बता, आज से 10 साल बाद ऑपरेशंस में है, जब रिसेशन आएगा सबसे पहले किसको निकाला जाएगा? तेरे को ही ना। तो तेरा करियर कितना है? तो मेरा एक वर्ड था उससे कि उस डिपार्टमेंट में काम कर जो कंपनी का फ्लैगशिप डोमेन हो, डिपार्टमेंट वो चुनो। देन ही चोज फ्लैगशिप मींस जिसको कंपनी, आप सपोर्ट रोल में काम मत करिए, ठीक है? इफ़ यू आर इन सपोर्ट रोल, सबसे पहले आपकी जॉब जाए, मेन लीड में जाओ। मेन लीड में जाओ। किसी भी हाल में आपको मेन लीड में आना पड़ेगा। और जो भी मेन लीड में है, आप देखोगे दे बिहेव लाइक एम्प्लॉयर। भले वो एम्प्लॉय है, दे बिहेव लाइक एम्प्लॉयर, और उन्हीं की करियर में ग्रोथ आती है, क्योंकि वो लीडर की तरह काम करता है। वो लीडर की तरह काम करता है। पर सर आजकल ये भी तो है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। लोगों का माइंडसेट एक्चुअली में, मैं तो कंपनी रन करूँ, मुझे पता है कि जितना उन्हें काम दे दिया उससे एक सुई भी उठा के इधर नहीं रखना चाहता है। ऊपर वाला वेल्थ दे रहा है ना, किसको देगा? जो काम करेगा। तो उसका तो हमने, अगर वो नहीं ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्वियसली उसको नहीं आने वाली। आप क्यों परेशान होते हो? मैं इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ कि वो सुधरे। भाई लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे एक बात बताओ, छोटा सा, हम सब ने हैंडपम्प देखा हुआ है, जो पुराना हैंडपम्प होता था, 100 बार चलाओगे तो पानी निकलेगा। अच्छा, अगर 99 बार चलाएंगे तो पानी निकलेगा क्या? 100 बार चलाना पड़ेगा। करेक्ट। वो जॉब को पूरा, जिसे हम कहते हैं डन, वो डन का टिक लगाए बिना घर क्यों जा रहा है? अगर वो 10 to 5 वाला बंदा है, हु वॉन्ट्स दिस टाइप ऑफ पर्सन? आज नहीं तो कल जब भी रिसेशन आएगा, सबसे पहले इसी की जाने वाली है। तेरा काम खत्म हो गया तो 4 बजे जा, कोई इशू नहीं। काम खत्म नहीं हुआ, क्यों जा रहा है? तो काम तो खत्म करना पड़ेगा। तो उस मतलब ये तो नॉन निगोशिएबल वाला है ना। करेक्ट। और कभी ना कभी तो वो समझता ही है। ठीक है। सो हम यहाँ डिवाइड करने पे थे कि पैसों को हमें डिवाइड कैसे करना है।
अगर आप देखें एक आम जो 24-25 साल का लड़का है, उसकी अगर 25-30 हज़ार सैलरी है, अगर सेम चीज़ आप होते उस कंडीशन में इस वक्त, तो आप अपने पैसे को किस तरीके से डिवाइड करते हो? और आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप जॉब कर रहे हो और आपकी इतनी तनख्वाह है, तो आप कैसे कैसे डिवाइड करोगे आप? मैं सबसे पहले मैं इसको एक बड़ा पार्ट मेरा होगा करियर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो मैं कम से कम 10% अमाउंट अपना करियर की ग्रोथ के लिए लगाऊंगा। जैसे कि आपने कोर्सेज खरीद लिए, आगे कोचिंग ले ली, आगे बढ़ने के बारे में कंसल्टेंट से पढ़ना है, कुछ भी जो भी आप अलग अलग मेंटर्स बनाते हैं, उनसे आप सीखते हैं। बुक से उतनी जल्दी आप नहीं सीख सकते, तो आप अलग अलग मेंटर्स से उसको पढ़ते हैं। दूसरा, आप इमरजेंसी का पैसा रखते हैं। इमरजेंसी का पैसा आपके पास में कम से कम इतना हो कि अगली जॉब सर्च करने तक आप, भाई हर बार ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय की गलती हो, एम्प्लॉयर की भी गलती होती है, कई बार हालात भी गड़बड़ हो जाते हैं। सो अगर आपने जॉब छोड़ी या जॉब चली गई, तो अगली जॉब मिलने तक आपके पास पैसे होने चाहिए, किसी से मांगने नहीं पड़े, बैकअप। वो इमरजेंसी पैसा होना चाहिए अपने पास। देन आपके पास जो पैसा है, उस पैसे को अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी पैसा है। एंड आप बोलोगे 25 साल का लड़का है, 25,000 पा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको पेंशन की तैयारी शुरू से करनी चाहिए। सो एक SIP का अमाउंट उसको अलग कर देना चाहिए। ठीक है। कितना % बोलोगे फिर भी लगभग आप अगर बोलो तो? ये परसेंटेज में नहीं है, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि वो अपने घूमने फिरने के लिए, लिबर्टी के लिए जो पैसा रखे वो थोड़ा सा रख ले, बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। पर बहुत सारे लोगों की SIP बढ़ती भी नहीं है। अभी एक बाहर बंदा बैठा है, तो मैंने उससे पूछा कि आने से पहले कि कहाँ का पैसा इन्वेस्ट करते हो अपना? तो उसने कहा सर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, SIP में डाला, तो -500 में ही है। क्या फ़र्क पड़ गया? अगर उसने ज़मीन खरीदी होती तो वो क्या बोलता पता है? भैया कोई बात नहीं, ज़मीन तो बढ़ेगी ही। आप SIP में पैसा किस में लगा रहे हो? ऐसे बिजनेसेस में जिसके प्रोडक्ट या सर्विस पूरे इंडिया वाले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आज या कल वो तो ऊपर आना ही है, इम्पेशेंट क्यों होना? करेक्ट। सो SIP अगर आप 20 साल 30 साल के लिए रख रहे हो, तो इतनी जल्दी मतलब इम्पेशेंट होने का क्या सेंस बनता है? सही बात है। सो जिसने भी बताया है उन्होंने ही एक्सपेक्टेशन बांध दी है कुछ कि कम समय में कर लेगा, कम समय में रिटर्न आ जाएगा। नहीं, रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलना है, वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही आएगी। ठीक है। 3-4 साल जब बच्चे SIP चला लेते हैं ना, तो एकदम से उनको दिखता है अरे इतना पैसा मैंने बचाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है स्टेटमेंट देख के। तो ऑटोमेटिकली आएगा उसको, लेकिन इतनी जल्दी रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करें। 3-4 महीने और 3-4 साल में बहुत फ़र्क आ जाता है। जमीन आसमान का फर्क। ये चीज़ समझनी पड़ेगी उन लोगों को कि शॉर्ट टर्म गेम अगर खेल रहे हो तो गिरोगे, लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे तो आगे जाओगे। उन्होंने पैसा स्कीम में लगाया, SIP को स्कीम मान के। उनको ये मान लें हम मेरठ में बैठे हैं अगर, तो हम मेरठ के अलग अलग बिजनेसेस में लगा रहे हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, आप अलग अलग बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने SIP की है, तो आपने टाटा, मारुति, इस तरह की कंपनियों को पैसा दिए में के बिजनेस में आपने पैसा लगाया, तो ये आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये इनका बिजनेस चलेगा, आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न दिखेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? करेक्ट। तो दिस इज़ नॉट स्कीम। सो बिजनेसेस में पैसा लगाया है, अपने आप बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हर इंसान को जो जॉब कर रहा है, बच्चे 30,000, उनको SIP करनी चाहिए? हाँ, SIP उनको करनी चाहिए, लेकिन पहले करियर का पैसा अलग रख लें। उनको कई बार क्या लगता है ना, मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, बल्कि बिल्कुल उल्टा है। हमने जो पढ़ाई की वो बुक्स की पढ़ी। अब आपको प्रैक्टिकल सीखना है और EQ डेवलप करना चाहिए। IQ इज़ रिस्पॉन्सिबल हार्डली 1% फॉर सक्सेस। EQ कहाँ से आएगा? जब आप मेंटर्स के साथ काम करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ आई गॉट गुड मेंटर्स, जिन्होंने लिटरली डंडे के नीचे काम करवाया, तब सीखता है आदमी। करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यस्टरडे ओनली मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, तो मैं थक गया। तो हुआ ऐसा, मैंने कहा कि घोड़ा थक गया, तो ट्रेनर बोलता है कि घोड़ा नहीं, आप थक गए हो। तो उसने मुझसे पूछा सर ब्रेक चाहिए? मैंने कहा ब्रेक किस बात का? कहता लोग कहते हैं। मैंने कहा ब्रेक लूँगा तो सीखूँगा कैसे? तो मेरी हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगला 25 मिनट मैंने कंप्लीट किया जैसे तैसे। उसके बाद स्टैमिना में फ़र्क आ जाता है। तो जहाँ पे आप थकते हो उसके आगे वो मेंटर चाबुक लेके जब दौड़ाएगा ना,
तब रियल सेंस में हम सीखेंगे। करेक्ट। ग्रोथ जब ग्रोथ होती है, तब आती है जब पेन में जाते हैं। पेन में जब जाएंगे और पेन में काम करेंगे। नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। तो जो हमारे बर्दाश्त की शक्ति है वो जब ख़त्म हो जाती है, उसके आगे मेंटर हमको दौड़ाता है और सीखते तब हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो आजकल के टीचर्स हैं जो सिखाते हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं। हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे ऐसे होंगे डंडे से तोड़ने वाले। हाँ, और वो खौफ रहता था कि हाँ काम करके लेके आएंगे। वो हम लोग मुझे कॉलेज के दिन याद आ गया, एनसीसी का सिलेक्शन कैंप चल रहा था, तो हम लोगों से कुछ ऐसा बोला गया, मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था उस वक्त भी। बोला गया हम लोग 100-150 बच्चे खड़े हैं, बोला वो पास वाली टंकी दिख रही है, टंकी मतलब जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक की टंकी है, ठीक। कहते वो जो पास वाली टंकी है सब छू के आएंगे। तो जब छूने की बात आई, उसके बाद बोलते क्या है, जो पहले 10 आएंगे वो रुकेंगे, बाकी वापस जाएंगे। तो लिटरली हुआ क्या, 50 तो वहीं से गायब हो गए। दे वर जस्ट चेकिंग कि किसके अंदर में वो डिटर्मिनेशन है। जो गिर गए दौड़ते दौड़ते सबको ले लिया। तो ये मेंटर्स का काम इस तरह का होता है। हमने 10% इन्वेस्टिंग कर ली, इमरजेंसी फंड देख लिया, और डेली बेसिस वाली चीज़ों पे जो SIP में जो यूज़ हो रहा है, तो मैं वैसे उस स्कीम में लगाना एक तरीके से। इसमें और एक काम और करना चाहिए उनको बजट प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। इंडिया में हमारे यहाँ कल्चर है लिखने का, खर्चे लिखने का। मैंने फैमिलीज में जो इसका नुकसान देखा है वो बताता हूँ। वो खर्चा करके लिखते हैं और हम ये बोलते हैं आप खर्चा करने से पहले लिखो। करेक्ट। आपके खर्चे कम हो जाएंगे। ये इतनी सी आदत बदल ले तो खर्चे कम हो जाएंगे। एंड आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, आर यू इन्वेस्टिंग या एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो? करेक्ट। सिंपल। अगर एक आम आदमी को देखा जाए, वही जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, उसको फाइनेंशियली कैसे फ्री कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू देखिए, फाइनेंशियली फ्री करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको बोलते हैं लाइफ स्टेजेस। लाइफ स्टेजेस क्या है, पहले उसके ऊपर आता हूँ। देयर इज़ अ यंग एडल्ट। यंग एडल्ट क्या है, 25 साल का लड़का लगभग। इसको आप अलग अलग जोन वाइज एज अलग अलग कर लो। गुजरात में इसको 21 साल का मान लो आप। एक लड़का जो यंग है, वर्किंग है, अनमैरिड है, यंग फैमिली में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ शादी हुई, एक में भी 1 या 2 बेबी हैं छोटे। देन मैच्योर फैमिली, जहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीनेजर्स बच्चे हो गए। देन आपके आ गए एम्प्टी नेस्टर्स, जहाँ पे बच्चे परिवार से निकल गए, चिड़िया का घोंसला छोड़ के चली गई। अब प्री रिटायरी एंड देन रिटायर्ड। ये अगर आप स्टेजेस लोगे, हर स्टेज में आपका इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी अलग है। ये 2 स्टेजेस में सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है। यहीं पे हम लोग जितने लोग हैं, इन सबके इन्वेस्टमेंट की स्टाइल अलग अलग होने वाली। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या आता है, हमारी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो पहले वो रिक्वायरमेंट बताओ, कितने पैसे से हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ लाइक कि मेरे को उतनी इनकम कहीं भी आ जाए, किसी भी सोर्स से आ जाए, जो मेरे घर चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। आपका खर्चा अगर 25,000 रुपये है तो 25,000 को रिप्लेस कर दो इनकम से। अगर 1 लाख का खर्चा है तो आप 1.5 लाख से रिप्लेस कर दो। 30 के ऊपर वाले जितने लोग हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करना चाहिए। जो 30 से नीचे वाले हैं उनको सिर्फ करियर पे काम करना चाहिए। उसका कारण यह है, अगर आपका खर्चा 1.5-2 लाख रुपए महीने से नीचे है तो आप सक्सेसफुल हो नहीं। उसका 2 कारण है, ना तो दुनिया देखी है, ना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट बनाई नहीं। और इसका मतलब यह है कि करियर में भी पिछड़ा रहेगा। तो जब उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब करियर में आगे जाओगे तो ऑटोमेटिकली खर्चे आपके बढ़ेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट्स जो फ्यूचर की है वो भी बदलने वाली है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, आप देखो जिसने भी पढ़ाई करके करियर बनाया है, आप उनसे चाइल्ड एजुकेशन का बजट पूछिए, और जिसने बिना पढ़े कुछ भी किया उससे चाइल्ड एजुकेशन का बजट पूछिए। दे नो कि बच्चे को सेटल करना है। हम क्या चाहते हैं, बच्चे को प्लेटफॉर्म देना। आप मुझे बताओ, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, मेरठ का कोई लोकल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से अगर मैं अपने बच्चे को MBA करवाऊँ और IIM से करवाऊँ, फीस में कितना फ़र्क है? दुगने का ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। करेक्ट। सैलरी में बहुत फ़र्क है।
क्या मेरठ के नॉर्मल इंस्टीट्यूट का बच्चा क्या IIM वाले बच्चे को इस जीवन में नॉर्मली पार कर पाएगा? 1-2% कर पाएंगे, नहीं कर सकता ना। तो वाई डू वी प्लान दिस? ये तो हम उसी वक्त प्लान कर रहे हैं ना जब 25 की उम्र में मैं करियर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आने वाली पीढ़ी को भी वैसे ही गुलामी की या मैं बात करूँ कि पीछे रहने के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो एम्बिशन तो होने की ज़रूरत है ना। सर एक चीज़ बताइए, आप एक कोई केस स्टडी बताइए। आप फाइनेंशियल प्लानर है और आपने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है। कोई एक केस स्टडी जिसकी आपने लाइफ एकदम 360 चेंज करी हो, कोई ऐसी? 360 तो बहुत लोगों की चेंज हुई है। एक कोई कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग। एक लड़के के एग्जांपल लेता हूँ। वो संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे लग जाते हैं। तो ऐसे 2 लोग हैं। एक तो ऐसा है जो CM हाउस में CM ऑफिस में है। तो जो छोटी वाली लूना बोलते थे ना, उस पे लिखा था CM ऑफिस। तो वो आज भी लूना चलती है। सो अभी भी संविदा पे है, शादी हो गई। उसकी मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, इससे कोरिलेट करता हूँ दूसरे को। ये मेरे अपने रिलेटिव है जिसका मैंने अभी बोला। ठीक है। सो लड़का 6,000 की सैलरी, संविदा पे एक IAS के यहाँ पे साथ में अटैच्ड है। काम क्या है? ये डेस्कटॉप को सही करना, सही रखना, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल दिया, इतना ही काम है उसका। अब मतलब एक होता है ना, मेरा बच्चा तो संविदा पे है वहाँ, सो एक सेंस ऑफ प्राइड भी है। तो उसको मैं दिल्ली लेके जा रहा था। उसकी मदर से मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसमें थोड़ा सा कपड़े ज़्यादा रख दीजिए, मैं हो सकता है बारिश के दिन है तो थोड़ा 2-3 दिन ज़्यादा हो जाए। और मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, कोई प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट है मेरी। सो जब हम लोग इटावा तक पहुँचे कार से, तो मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बता, तेरे अगर किसी बहन की शादी होती है तो एलिजिबल बैचलर की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो उसने तुरंत बोला, भैया 40,000 की तो सैलरी होनी चाहिए उसकी। तो ऐसे करके उसने बताना शुरू किया। बेसिकली उसके कज़न के लिए मैंने पूछा। तो उसके बाद मैंने बोला, तेरी भी तो 1-2 साल में शादी का आएगा, तो उस वक्त क्या बोलना है? 5 मिनट सोच आंख बंद करके और मुझे बता कि बोलना क्या है। और उस 5 मिनट के बाद उस लड़के की आंखों में थोड़ा सा रेडनेस और एक डिफरेंट आंखें, जो अभी तक वो सोच में पड़ी हुई आंखें, आपको पता होता है, विद अ व्यू कि उसको अब चेंज लाना है। वो घमंड उतर गया CM ऑफिस का, सब उतर गया। वो लड़का कभी फिर लौटा नहीं, वो लौटा ही नहीं उसके बाद। कारण उसको दिख गया ना, जो कर रहा है उससे होगा ही नहीं। सो मैक्सिमम लोग जो YouTube, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये जो आधा घंटा 2 घंटा YouTube देख रहे हैं, इनको YouTube छोड़ के उस पर जाने की ज़रूरत है। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हम जो कर रहे हैं उससे क्या हमारी चीज़ें होने वाली हैं? होंगी ही नहीं। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऐसे सोचो ना, 2 मिनट के लिए आप चाय का बना रहे हो, आप गैस का नॉब ऑफ करोगे, चाय की एक मेंटल इमेज, कलर हमारे मन में है, हम उससे मैच कराते हैं और ऑफ कर देते हैं। आप कुछ भी करोगे तो आप एंड रिजल्ट को ध्यान में रखोगे। यहाँ पे गोल कहाँ गया? तो गोल ओरिएंटेड अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? सो आप देख लो, जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसी तरह पे जाते हैं। भाई अगर आप साल का 20% पे 60,000 बनाने वाले, तो कर क्यों रहे हो भाई? इसका मतलब यू नीड एडिशनल मनी फर्स्ट। तो पहले मेहनत, पहला पैसा मेहनत करके ही आने वाला है, ये बात क्लियर है, और वो करियर से आएगा। और जो 30 साल तक मुझे लगता है कि मेहनत करनी चाहिए, काम करनी चाहिए, उसके बाद हाँ इस गेम में जाना चाहिए। उसमें अगर आप ऐसे सोचो, मेरा बच्चा या कोई भी बच्चा जो मान लीजिए 5 साल का है, बोले मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप क्या बोलोगे? चांटे लगा के घर बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि नहीं उसके बस की होगा, कुछ बीमारी हो जाए, हड्डी वड्डी खराब हो जाए, छोटा है, उतना उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, इतनी मैच्योरिटी नहीं है अभी उसके अंदर। मैच्योरिटी नहीं है, तो आप उसको बोलोगे 18-20 साल के हो, उसके बाद ही करोगे। वेल्थ बनाने की शुरुआत 30 से पहले करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर वो उस वक्त बॉडी बनाएगा वो 2 फुट का, तो वो उतने पे ही रह जाएगा। करेक्ट। मुद्दा ये है कि करियर के प्रति बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ से आना है। आप मुझे बताओ, एक CEO और एक चपरासी में क्या फ़र्क है? इसके अलावा कोई फ़र्क है तो बता दीजिए। कोई फ़र्क नहीं है। तो इन्वेस्ट इन दिस।
इसको डेवलप कर लीजिए, पहले सैलरी बढ़ा लीजिए, तब बात कर लें। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। और मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ना कभी इन्वेस्टमेंट में कभी पीछे नहीं रहा। पहला जब मैं जॉब कर रहा था, मैं 22-23 साल का था, मुझे पता था कि मुझे चीज़ें जल्दी जल्दी सीखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और लाइफ में बहुत तेज़ आगे बढ़ना है। तो कुछ मेंटर मिले, उनसे चीज़ें सीखी, फिर और मेंटर मिले, उनसे चीज़ें सीखी, और अभी मैंने अच्छा खासा ठीक ठाक बैकअप बनाया। एक्चुअली मैं पूरा अब 30 का हूँ और मैं अब इन्वेस्टिंग के बारे में करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो आपकी बातें हैं, जो भी मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो उससे मुझे क्लियर लग रहा है कि मैं हाँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ फ़िलहाल तो। ऑलराइट, सो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ना अपनी सेविंग को भी मैनेज नहीं कर पाते। मंकी माइंड होता है उनका कि चलो यार ये दिख रहा है तो ये ले लेते हैं, चलो ये चीज़ दिख रही है तो ये कर लेता है, अच्छा चलो मुझे यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपका क्या मानना है कि सेविंग को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? देखिए, आज उनको कोई चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने ख़रीद ली सेविंग से, तो मेरा एक सवाल है आपको। मान लीजिए आज मान लेते हैं सेविंग कम है, ज़्यादा है, जो भी है, मान लेते हैं 10,000 का सामान खरीदना है, इस महीने की सेविंग से खरीद सकता है, कर ले। अच्छा, बच्चे की एजुकेशन की फ़ीस जब देनी होगी तो सेविंग से, उस महीने की सेविंग से दे पाएगा क्या? कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पूरी ज़िंदगी उसको सेव करके ही देना है। दूसरा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डीडी जी, जो पैसा आप सेव कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग, मोस्ट प्रेशियस थिंग। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, दोस्तों के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। पैसे की अपनी भाषा है, पैसे का अपना लॉजिक है। कोविड में आपने सारी चीज़ें माफ़ होते देखी, सैलरी माफ़ हो गई, किराया माफ़ हो गया। एफडी का ब्याज मिला या नहीं मिला? मैं एफडी का ब्याज दिया। अच्छा, एफडी का ब्याज मिलेगा, आपको लोन का ब्याज देना पड़ेगा। पैसे की भाषा अलग है। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है आपके लाइफ में कि जब सेविंग है आपकी, इसी सेविंग से सब कुछ होना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यू हैव फॉर फ्यूचर। इसकी अपनी भाषा है, उस पर हम अभी आएंगे। सो सेविंग को केयरफुली इन्वेस्ट करना है तो रिलेशंस पे इन्वेस्ट करना छोड़ दें, किसी के टारगेट के लिए इन्वेस्ट करना छोड़ दें। सेफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ। वी लिव इन रिलेटिव वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ। अगर सेफ्टी की मैं बात करूं तो सम्राट अशोक से ज़्यादा सेफ्टी की बात हम कर सकते हैं क्या? मेरी तो क्षमता में नहीं है। चाणक्य से ज़्यादा सेफ्टी की बात हम कर सकते हैं क्या? मेरी क्षमता में नहीं है। आज उनका अस्तित्व नहीं है, उनके कोई भी वंशज मुझे उस लेवल पे नहीं दिखते। सो अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, आप सेफ्टी नाम की कोई चीज़ वर्ल्ड में नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है, पहले दिमाग में इसको डालना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन। आप देखो, कोई भी कंपनी जब बात करती है इंश्योरेंस वाली, सबसे ज़्यादा सेल्समैन किसके हैं? इंश्योरेंस के। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एडवाइजर्स के नाम पे जो हैं इंश्योरेंस वाले। ये सेफ प्रोडक्ट की बात करेंगे। सेफ क्या है? वी लिव इन रिलेटिव वर्ल्ड। हमको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ भविष्य में खरीदूंगा और उसका पैसा बढ़ रहा है। सो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कैमरे के ही खरीदने का आपने टारगेट बनाया। सो मान लेते हैं 2 लाख का कैमरा है। अब ये लगातार इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहा है, तो आप एक ऐसे टारगेट को चेस कर रहे हो जो मूविंग है, तो सेफ्टी कहाँ चाहिए? डीडी साहब, ये 100 रुपये का नोट है। आपको आज कॉन्फिडेंस है कि किसी भी बड़े कॉफ़ी की चेन में जाके इससे कॉफ़ी पी सकते हो? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इससे कॉफ़ी पी जा सकती है। स्टारबक्स में चले गए तो बिल्कुल नहीं। कैन यू इमेजिन कि एक समय था जब इस घर की वैल्यू 100 रुपये थी? हाँ, यस, आई कैन इमेजिन। 100 रुपये की घर की वैल्यू। सो मैं इसकी सेफ्टी की बात करूं या मैं रिलेटिव वर्ल्ड की बात करूं? आई थिंक रिलेटिव वर्ल्ड। सो सबसे पहले ये जो जिसे मैं बोलता हूँ भांग की गोली खिलाई गई सेफ्टी के नाम की, इसको मिडिल क्लास को तो हटाना पड़ेगा। हर आदमी को ये बात हटानी पड़ेगी दिमाग से कि देयर इज़ समथिंग लाइक सेफ्टी। देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ्टी, देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट। रिटायरमेंट भी नहीं है। करेक्ट। कुछ लोग अपने जो दादा परदादा हैं उनको बहुत प्रेज करते हैं और कुछ लोग बहुत गाली देते हैं, साला अगर ऐसे कर जाते तो आज हम भी वो रहते हैं। हाँ। सो एक और चीज़ है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सबसे बेस्ट डिसीजन, मेरे पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं थी, वो एक नॉर्मल शुगर फैक्ट्री में काम करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे।
मेरी मम्मी आर्टिस्ट थी, तो मेरी मम्मी एकदम से थोड़ी बिजनेस माइंडेड है, उनका दिमाग चलता है चीज़ों में। तो मम्मी ने बोला कि इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी माँ ने एक प्रॉपर्टी यहाँ देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे रेंटल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ख़रीद लेते हैं। कैसे तैसे करके उन्होंने 20 लाख रुपए बनाए और वो प्रॉपर्टी खरीदी। एंड वी आर सो ब्लेस्ड, उस प्रॉपर्टी की रेट आज 5 करोड़ है। बताइए। और रेंट हर फ्लोर से 1-1 लाख रुपए रेंट आ रहा है, 3 लाख रुपए मंथली की इनकम भी आ रही है, और वो टाइम के साथ और बढ़ती जाएगी। तो इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, जो आपने बोला सही टाइम पे सही डिसीजन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ेगी। और जब आपको वंस यू नो कि हम कंफर्ट जोन में नहीं है, तभी आप ये सब कर सकते हो। अभी अगर 90% चांस है कि अगर आपके फादर के गवर्नमेंट जॉब होती तो ये ज़मीन नहीं खरीदी जाती, क्योंकि मन में ये रहता ही नहीं कि हम अनसेफ हैं, इनसिक्योर्ड हैं, ये मन में ही नहीं रहता। और पैसा इनसिक्योर्ड लोगों ने बनाया है। द मोमेंट आप फील कर लीजिए कि आपका सब कुछ है, तो फिर वो वीडियो गेम ही खेलते हैं बच्चे। करेक्ट सर। जैसा आपने SIP के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ कि हम SIP के बारे में थोड़ा डिटेल में चले कि SIP होता क्या है, एक आम आदमी को समझाने के लिए SIP क्या है और उसमें वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करे। देखिए, SIP जो है एक आम आदमी के लिए, वेल्थ आपकी जो बनती है वो वेल्थ बनती है बिजनेस के अंदर। एज ए प्लानर भी जब आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र से बात करिए या प्लानिंग में आप देखिए, तो आपको एहसास नहीं होता कि वेल्थ एक्चुअल में कहाँ पे दिखती है। जब रतन टाटा जी ने एक बात कही कि आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अंबानी बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ दैट ही क्रिएटेड, ये टीवी पे भी आया, हम सब ने सुना। तो आप देखो, वेल्थ बनती है बिजनेस के अंदर। जब आपका कोई भी चीज़, आपका जो रेंट आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, आपने कहा 5 करोड़ की हुई, एक इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, दे तो बिजनेस ही रहा है ना। कोई ना कोई बिजनेस उसको यूज़ कर रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तब आ रहा है इनकम। तो जब बिजनेस में वेल्थ बन सकती है, हमसे काबिल लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, उन बिजनेसेस को म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, उसमें बिजनेस में पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड का है। सो मिडिल क्लास के लिए ये एक आशीर्वाद है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप 1% पे आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ मिलती है सालाना की। इससे ज़्यादा तो आप अगर देखेंगे तो मतलब जो ब्रोकर है उसको आप पैसे दे देते हो। करेक्ट। तो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ आपको मिल रही है, आप इसके साथ अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो ओवर द पीरियड इनकम बहुत अच्छी बनती है, वेल्थ बन जाती है। और बस आपको कमिटमेंट लेके जो सेविंग्स बचे वो आप इन्वेस्ट करते चलिए। ठीक। सो इनको करना क्या चाहिए बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का है, 25,000 की सैलरी है, अगर वो बच्चा 30 साल की उम्र पे बात करूं तो उसके जीवन में क्या क्या काम होने वाले दिखते हैं आपको, सबको दिखाई देंगे। करेक्ट। उसका भविष्य क्या है, उसका भविष्य में क्या क्या काम है आपके अकॉर्डिंग। उसके दिमाग में सबसे पहले तो यही रहेगा कि मैं पहले थोड़े पैसे बना लूं, पैसे बनाने के लिए इतना हो कि मैं सारी चीज़ अपनी कर। बिल्कुल सॉरी आपको रोक रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। वो अपनी जॉब में सैलरी बढ़वाने की सोचेगा। करेक्ट। वो सोचेगा गाड़ी ले लूँ, बाइक ले लूँ। दूसरा वो इसके अगला पार्ट होगा शादी। घर के बारे में भी सोचते हैं आजकल लोग, 25,000 वाला घर के बारे में। ठीक है, कर सकता है, लेकिन मतलब थोड़ा पैसा और आएगा तब करेगा। ठीक है, मे बी उसके टारगेट में होगा, बट शादी भी होगी, घर भी खरीदेगा, कार भी खरीदेगा, सब आएगा। ही शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ गोल्स, और गोल बेस्ड वो इन्वेस्टिंग शुरू करे। जो गोल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शादी के टाइम पे उसको ₹1,00,000 चाहिए अपना घूमने जाने के लिए, तो वो ₹1,00,000 पापा से तो नहीं मांगने वाला। हनीमून पे घूमने जाना है उसको, तो पापा से मांगना है तो अलग बात है। वरना वो 1,00,000 को प्लान करे कि मुझे 5 साल बाद ये ₹1,00,000 वापस चाहिए, तो SIP उसके अकॉर्डिंग करे, तो वो इक्विटी फंड में नहीं हो सकती। करेक्ट। फिर उसका फंड बदल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्री कार्यक्रम कर दिया कि कोई भी फंड उठाओ और कर दिया। नहीं, इक्विटी फंड्स हैं तो 5 साल कम से कम चाहिए। अब आपने SIP 5 साल के लिए रखे तो 5 साल बाद तो आपको विड्रॉल भी करना है। सो वहाँ पे बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी इज बेटर। ये मैं नाम भी बता रहा हूँ, मतलब कंपनी वो कोई भी चुन ले, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कैटेगरी ये
उनके लिए ज़्यादा सेफर साइड पे आ जाता है। दूसरा, अगर उसको कार खरीदनी है तो भी उसको डाउन पेमेंट के लिए पैसा रखना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने पैसा रखा, सोचा नहीं, मार्केट गिर गई, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो नुकसान हो गया। नुकसान तब हुआ जब मैंने निकाला। करेक्ट। अदरवाइज रिस्क इज कि मुझे आज दिख रहा है घाटा है, भविष्य में घाटा नहीं है। मेरा सवाल यह है, क्या रिलायंस ग्रुप, अंबानी साहब को, टाटा साहब को, इन सबको कोई नुकसान पूरी जिंदगी होने वाला है? नहीं। अगर आपको लगता है 30 साल में ये बंद हो जाएंगे, तो मेरे पास फंड मैनेजर है जो इसको हटा देगा। करेक्ट। भाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी में की ब्यूटी क्या है, सीडी एक वंस अपॉन ए टाइम मार्केट में रूल करती थी, सीडी आज नहीं है, तो हमारे पोर्टफोलियो में वो सीडी की कंपनी नहीं है। करेक्ट। सो रेलेवेंट बिजनेस को ही वो बना के रखते हैं फंड मैनेजर्स। तो एसआईपी इज द बेस्ट वे, कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी फाइनेंस मैनेज करने की, क्योंकि दे विल नेवर गेट एनी एडवाइजर। सर एक और चीज़ है, SWP क्या है ये? SWP आपकी ऑडियंस के लिए, हाँ बता दीजिए। बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी क्यों इन्वेस्ट ना करते, गलती से कहीं से टर्म पता लगी और इन्वेस्ट कर लें? SIP और SWP या STP ये सब म्यूचुअल फंड में एक ट्रांजैक्शन के तरीके हैं। SIP हो गई, आप हर महीने आप उसके अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिकरिंग फॉर्म में। SWP हो गया, हर महीने मैं वापस लेता हूं, कंपनी को मैं लिख के देता हूं कि मुझे इतने इतने रुपए दे दिए जाए, कंपनी उतने उतने रुपए दे देगी, कितना रिटर्न आया इससे कोई लेना देना नहीं। इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो SWP यंग एज में करना ही नहीं चाहिए। तो SIP SWP में फिर SIP ही सबसे बेस्ट है। आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो ना। मैं आपसे कहूँ, आपने एक FD की और वहाँ से आप इनकम ले रहे हो, हर महीने मुझे पैसे मिल जाए, मैं थोड़ा सा उससे मैं मूवी देख लूँ, वेल्थ बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो यंग एज में SWP काम नहीं आनी। ठीक है। ETF के बारे में क्या कहना है आपका? ETF में अभी क्या है, बहुत छोटी मार्केट है ETF की, और कई बार मार्केट में जब वॉलेटिलिटी रहती है तो आपको बायर नहीं मिलता, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, मार्केट में आपको ETF हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इनके बारे में आपको खुल कर के चीज़ें सामने नहीं आती हैं। आपको पता करना पड़ता है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, फंड मैनेजर का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रीपोजिशन किया है उसने तो क्या है, आज की डेट में फोकस क्या है कंपनी का। ये सारी चीज़ें ऑफलाइन है, दीज आर नॉट ऑनलाइन। आप फंड मैनेजर्स की जो फैक्ट शीट आती है फंड हाउसेस की, वो देख करके ऑब्जेक्टिव का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्बिट्राज फंड, आप आर्बिट्राज इक्विटी सेविंग्स फंड, या फिर मैं बात कर लूँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी, या फिर इक्विटी लार्ज कैप, इन सब का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो मैक्सिमम कंपनी में ऑब्जेक्टिव सेम लिखा है। ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इनको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो होता क्या है हमारे लिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, बिट्स एंड पीसेस में हमको एक तो नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, टिप्स बेस्ड काम नहीं करना चाहिए। आप बताओ मुझे डीडी साहब, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको पढ़ाई करानी है, तो आप पर्ची बना के उनको देते हो या बोलते हो कि ज़रा ढंग से पढ़ाई कर लो एग्ज़ाम के लिए? ढंग से पढ़ाई कर लो। तो यहाँ हम लोग सब पर्ची क्यों मांगते हैं? आपने मैथ्स पढ़ा, आपने साइंस पढ़ा, आप इतने सारे काम करो, आपने डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ा है ना। आप जब बोलते हो ओनरशिप कोई नहीं लेता है एज एन एम्प्लॉय या कोई टीम मेंबर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपका फाइनेंस कौन संभालेगा? नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो आपने जब बाकी सब्जेक्ट पढ़े तो ये क्यों नहीं? आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कभी पता ही नहीं चलेगा क्यों ले रहे हैं। दूसरा, आपको एडवाइस किस एज तक चाहिए? मेरा एक सवाल है, आपको एडवाइस किस एज तक चाहिए? मतलब मैच्योरिटी जब तक आ जाती है 20-22 के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि एडवाइस की ज़रूरत रहे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवाइस कब तक चाहिए? किस एज तक? जब तक मरने जाते, जब तक ही चाहिए। जब तक चाहिए। तो कौन सा एडवाइज़र आपको पूरे आपके मरने तक, आपकी अपनी गारंटी तो ले नहीं पाते हम, आपकी गारंटी कौन लेगा? देखिए खुल के बता रहा हूँ, कोई बैंकर नहीं बोलेगा कि सर आपकी गारंटी नहीं लूँगा, कहेगा आई एम ऑलवेज विद यू। तो ये वैसा वाला है, मैं आपके साथ हूँ, गोविंदा की मूवी आई थी ना, तो वैसे वाला होता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। अभी बजट आएगा,
बजट के बाद कौन सा इन्वेस्टमेंट सही होगा नए सिरे से डिसाइड होगा, नई प्लानिंग होगी। एवरी टाइम यू रीसेट योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, जैसे SIP सेम चीज़ है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड को अलग तरीके से समझता है। थोड़ा सा इसमें आप बता सकते हो उनको, क्लियरिटी मिल जाए। SIP म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। म्यूचुअल फंड इज अ पूल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हो। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया, फंड मैनेजर ने एक ऑब्जेक्टिव बताया कि मैं इस स्टाइल में एक इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, आपको लगा मैं इसमें जा सकता हूँ तो कर लेते हैं, सिंपल। सो म्यूचुअल फंड में आपका डेट मार्केट भी है, बॉन्ड फंड्स भी हैं, इक्विटी फंड्स भी हैं आपके पास में, दोनों को मिला के हाइब्रिड फंड्स भी हैं। ये सारा SIP, SWP, STP सब कुछ म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। और आम इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के ज़रिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इसमें क्या है, आप डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए कि डायरेक्ट इक्विटी कैसे चलेगा, बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मोज़र बेयर आपने ख़रीदा होता पुराने समय में, तो आपको कब एहसास होता कि CD की कंपनी बंद हो रही है या ब्लैकबेरी बंद हो रही है। बट दे नो, वो बड़े शेयर होल्डर हैं, 10-10 हज़ार करोड़ एक फंड में हैं, तो उनके लिए तो प्रेजेंटेशन भी करेगी कंपनी, हमें आपको नहीं बताएगी। सो ये सारे एक्सेस जो इन्फॉर्मेशन का है म्यूचुअल फंड के पास में होता है। म्यूचुअल फंड इज़ द सेफेस्ट रूट फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर, क्योंकि अदरवाइज कंपनी अगर आप शेयर्स में डायरेक्टली जाते हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इट्स एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर्स मेनली। गॉट इट। एक और चीज़ है सर, सबसे ज़्यादा ना लोग, उन्हें बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, इन सब चीज़ों के बारे में सीखो। पैसिव इनकम की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कराता है। पैसिव इनकम बना लो, लेकिन उससे पहले तुम्हारी एक्टिव इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जो यंगस्टर हैं 30 से ऊपर के जो हैं, वो सोचते हैं कि मुझे पैसिव इनकम बनानी है और उसी मॉडल पे लग जाते हैं वो, और वो पैसिव इनकम तो बना नहीं पाते, जो था बचा कुचा वो भी चला जाता है। तो आप उनको बताना चाहते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फ़र्क आ जाता है? देखिए, एक सब्जेक्ट का तो मास्टर आपको होना ही चाहिए, एक सब्जेक्ट का। सो पैसिव इनकम भी बनाए तो आपके पास अगर दिमाग, आपने देखिए मिडिल क्लास के पास एक ही चीज़ है, दिमाग। सो आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है, आप कोर स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के उतार चढ़ाव जो हैं वो लाइफ में पूरी लाइफ हो सकते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि एक बंदा 65 की उम्र में उसके सारे इन्वेस्टमेंट फंस गए। आपके पास एक अपना एक्टिव काम कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपका स्ट्रेंथ हो। हम लोग बात करते हैं अलग अलग फिल्म स्टार्स की, बिजनेसमैन की। सो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ इनकम में आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी होनी चाहिए। सोसाइटी आपको कैसे जानती है, आपके पैसे से या आपके किसी वैल्यू एडिशन से? वैल्यू एडिशन से। सो वैल्यू एडिशन अगर रहेगा तो पहली चीज़ तो सेफ्टी सबसे बड़ी वहाँ पे मिल गई। दूसरा, पैसिव इनकम विदाउट कोर स्ट्रेंथ के अगर बनाने जाते हैं तो आप रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पैसा, देखिए लोगों को क्या लगता है, एक भ्रांति कहाँ है, मेरे पास किसी इनकम सोर्स से 1 लाख रुपए आने लगा, मुझे लगा वाह 1 लाख आ रहा है। वो स्कीम नहीं है। यू नीड टू सर्व योर वेल्थ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, KBC में जितने लोग जीते, इन्होंने भी जब पैसा पाया होगा, इनको लगा होगा मेरी ज़िंदगी बदल गई, वंश बदल गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर उनको थोड़ी लगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, नतीजा तो बाद में आया। करेक्ट। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज यू नीड टू सर्व योर वेल्थ। तो जो पैसिव इनकम बनाते हैं उनको वेल्थ को सर्व करना आना चाहिए। अगर बना लिया है तो तुरंत एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन किस चीज़ का, 5 स्टार में जाने लगे, महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ी, नहीं। पहले आपकी अगर 2 लाख की इनकम की रिक्वायरमेंट है, क्रिएट 5 लाख। आप 5 लाख बनाओ, रेगुलर सोर्सेज बनाओ और बिजनेसेस से बनाओ। तो मुझे जो इसमें दिखता है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है फ्रॉम बिजनेसेस, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। प्रोफेशनली रन बिजनेस से हो जाए बस। ठीक है। एक और चीज़ है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मिडिल क्लास को? मिडिल क्लास में बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड्स देखिए हमारे पास 2 तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिसका नाम, जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए है, एक इंस्ट्रूमेंट है वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए। तो पहले ये पता हो कि मेरी लाइफ में मुझे वेल्थ क्रिएट करना है कि प्रिजर्व करना है। अगर वेल्थ प्रिजर्व करना है तो बॉन्ड में लगा दे, वेल्थ क्रिएट करनी है तो फिर उसको बॉन्ड से हटना है। इमरजेंसी का पैसा मैं बॉन्ड में रखूंगा, लेकिन मुझे वेल्थ बनानी है तो दो ही चीज़ें आपको दे पाएंगी, एक बिजनेस, दूसरा आपका है प्रॉपर्टी। ये दो ही चीज़ें हैं हमारे सामने। तो बिजनेस में जाने का एक अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड हो गया हमारे पास। अगर आपका अपना आइडिया है तो बहुत अच्छा, और आपके पास प्रॉपर्टी, सो लोन लेके प्रॉपर्टी ले ले या बिजनेस में पार्टिसिपेट कर ले। ये दोनों चीज़ों से वेल्थ बनेगी। वेल्थ प्रिजर्व आपकी बॉन्ड से या एफडी से होगी। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपको घर रेंट पे लेना चाहिए या ख़रीदना चाहिए। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो रेंट भी बहुत ही ज़्यादा आसमान के रेट पे जा ही रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि अगर आप देखोगे, निखिल कामत ने स्टार्टिंग से बोला रेंट करना चाहिए, रेंट करना चाहिए। अब उन्होंने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। और एक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे चाहिए था, मुझे एक सेफ़ फीलिंग चाहिए कि मेरा अपना खुद का घर हो जहाँ मैं जा सकूँ। और ऐसा ना हो कि मैं कुछ काम कराऊँ तो किराए वाले घर में मैंने काम करा दिया और फिर वो बाद में मेरा पैसा भी जाएगा। तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी, मैं घर जा रहा हूँ तो हाँ मैं अपने घर जाऊँ, हाँ मुझे अपना घर चाहिए, मेरे अंदर ये फीलिंग है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हर चीज़ का एक सही वक्त है। सो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं अपनी लाइफ की सारी प्रायोरिटीज़ लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं अपने सारे गोल्स लिख लूँ, तो मुझे अच्छा घर भी चाहिए और मुझे पैसिव इनकम भी चाहिए। अगर पैसिव इनकम बना चुका हूँ तो मैं घर बना लूँ। मेरे पास एक ऑप्शन है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने अपने मेंटर से सीखा, 28 लाख रुपए से मर्सिडीज़ खरीदनी थी, तो मर्सिडीज़ खरीद सकते थे 28 लाख रुपए से। पुरानी बात है, 1999 के आसपास की। अब 6 महीने रुक करके अगर मर्सिडीज़ आती है तो क्या किया गया, शोरूम खरीदा, शोरूम को रेंट पे लगाया, उसके रेंट से मर्सिडीज़ कर दी। मर्सिडीज़ पुरानी होगी, घर आपका पुराना होगा, घर की रंगाई पुताई आएगी। आपने बच्चे के सेटलमेंट का पैसा नहीं रखा तो बच्चा उसकी पुताई नहीं करा पाएगा, ये बात तय है। तो पहले पूरी जिंदगी जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपसे क्या बोला गया है बचपन से? आपसे बोला गया है आप पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, यही बोला गया है ना। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पूरी जिंदगी की इनकम बना लो, देन जो मर्जी वो कर लो। आप देख लो किसी भी रईस को देख लो, उसकी लाइफ क्या है। मैं नहीं जानता किस सोर्स से पैसा आ रहा, पूरी जिंदगी बड़े पैसे आ रहे हैं, पूरी जिंदगी लाइफ मस्त। क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें कुछ खर्चों को प्रीपोन करना है, कुछ को पोस्टपोन करना है। आप अगर कमर्शियल रेंटिंग पे जाओगे तो यू आर अर्निंग 6%। रेसिडेंशियल पे आप जाते हो, घर की बात करते हो, तो वहाँ पे आप 1.5% आपको देना है। तो अगर 1 करोड़ का मेरे पास शोरूम है तो उस शोरूम से, मैंने दुकान नहीं बोला, दुकान नहीं चाहिए, उस पर कब्जा हो जाता है। मेरे पास अगर 1 करोड़ का शोरूम है तो मुझे 6 लाख साल का किराया आएगा, और जो घर मैं 1 करोड़ का लूँगा उसका 1.5 लाख का मुझे किराया देना है। तो इट्स बेटर कि मैं कमर्शियल पे चला जाऊँ। अगर नहीं कर सकता, पैसे हैं, तो जो मर्जी वो कर ले। अगर आपको लग रहा है कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, कोई समझाने वाला नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक क्लियर रोड मैप बिल्ड किया है, जिसकी मदद से इंप्लीमेंट करके आप अपनी सैलरी का 5 गुना या 10 गुना निकाल सकते हो विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। और मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ, मैं इसके लिए 10,000% श्योर हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रेनिंग का लिंक है, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं और सीख सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। एक पहले के लोग बोलते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बहुत फेमस है। आपके हिसाब से गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एक होता है कि कच्चा सोना ले लिया हमने, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, अगर SGB जैसी चीज़ वापस से आती है तो SGB में करना चाहिए, डिजिटली जाना है तो। नहीं तो फिर आपके पास में अगर अच्छा सोर्स है तो अच्छे सोर्स से, मतलब
प्योरिटी वाला गोल्ड हो तो वो बेहतर है। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मेकिंग चार्जेस वगैरह, इन्फ्लेशन रेट, ये आपकी वाइफ बेचने नहीं देंगी, कभी बिकेगा नहीं, डेड इन्वेस्टमेंट है। देखिए ये सारे लग्जरीज हैं, क्रिएट्स डिफरेंट सोर्सेस टू एंजॉय लग्जरी। आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो तो सेल्फ यूज तो हो गया ना, कि मतलब आप क्या खरीदना चाहते हो, आप महंगी घड़ी खरीदना चाहते हो, आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो, कोई वैल्यू नहीं उसकी, ठीक। तो गोल्ड ज्वेलरी अगर आपने ली सेल्फ यूज के लिए ली तो छोड़ दीजिए उसको। तो आप कितनी चीजें सेल्फ यूज के लिए लोगे? प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टपोन एक्सपेंसेस, सिंपल गुजराती कहावत है, दैट इज द बेस्ट। प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टपोन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन मुझे जानना है कि जो एक आम आदमी होता है ना, इन्वेस्टिंग कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी जान डाल रहा है, लेकिन वो गलती कहाँ कर रहा है? देखिए आम आदमी की गलती ये है कि हम सबको पहला फील ये आता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मुझे पता है क्या करना है। आपने अपनी ओपिनियन कैसे बनाई, उसकी ओपिनियन गलत है। जो भी उसने फाइनेंस सीखा है वो सुनी सुनाई बातों पे सीखा है। 100 रुपये की एफडी सेफ होती है, जो मैं एफडी में पैसा डालूंगा दैट इज सेफ। ये पैसा आपका 1 साल बाद एफडी आपकी घटाती है पैसा आपका। हम लोग अक्सर बात करते हैं डीडी जी कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या कौन सा अच्छा है। आप अगर इंडिया में लोगों का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, देयर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर इन सेफ इन्वेस्टमेंट्स। बैंक की एफडी का साइज म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा है, पीएफ का साइज म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा है। व्हाट डज इट मीन? लोग सेफ्टी की बात करते हैं ना। ये मैम का पर्स दीजिएगा ना, ये पर्स देना। जी, एक बात पूछ रहा हूँ मैम, आप इसमें अगर ये मैम के जैसे पर्स है, कितना पैसा इसमें रख दें कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी? कितना पैसे से? कोई तो लिमिट होगी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आपका महीने का खर्चा मान लेते हूँ 50,000 रुपये। कितने लाख रुपए आप रखोगे तो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है? आप ये सवाल पूछ के देखिए और लोगों के पास जवाब नहीं होता। फिर आप एफडी में 20 लाख क्यों रखे हुए हो? करेक्ट। अलाउ इट टू ग्रो। अगर आप पैसे को ग्रो करने को अलाउ ही नहीं करोगे तो फिर वेल्थ कैसे बनेगी? एक साइड हम कह रहे हैं बच्चे से कि तू पैदल ही चलना, और हम चाह रहे हैं कि वो फाइटर प्लेन चलाए। मतलब हमें वेल्थ तो चाहिए अमीरों वाली, और हमने अमीरों से सुना कि बिल्कुल सेफ चाहिए। पता है एक अमीर आदमी क्या कहता है? अमीर आदमी कहता है विप्लव जी मेरा ये पैसा है, मुझे जब चाहिए तब मिल जाए, 1 रुपए का रिस्क नहीं चाहिए। अब मिडिल क्लास के लिए, हमारे लिए तो वो क्या है ना, वो हमारा आइडियल है। हमें लगा कि भाई ये बंदा जो है ये सही कह रहा है। अरे वो प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है, वो बिजनेस में रिस्क लेता है, उसने वेल्थ बनाई, अगले प्रोजेक्ट में जब पैसे चाहिए इसके लिए पार्क किया है। और हमारे पास जब वेल्थ नहीं है एंड वी से वी नीड सेफ्टी फर्स्ट, हाउ? करेक्ट। सो इमरजेंसी के पैसे जो रखने हैं उतने की एफडी हो सकती है। थैंक यू मैम। इमरजेंसी के जो पैसे हैं उतने की एफडी कर सकते हैं, बाकी की ज़रूरत ही नहीं है। सो वेल्थ क्रिएट करना नंबर 1। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क क्या है? पैसा नहीं डूबेगा। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बैठा है ना आपका पैसा देखने के लिए। आप लंबे समय का पैसा डाल रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है। शॉर्ट टर्म का पैसा डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जो गलती सबसे बड़ी लोग करते हैं, कहने सुनने के पे इन्वेस्ट करना किसी के टारगेट के लिए। एडवाइजर कौन है आपके पास? या तो बैंकर है, एजेंट है, या फिर आपके पास घर वाले हैं। इनमें से कौन आपकी ग्रोथ बता सकता है? किसने वेल्थ बनाई है इनमें से? कोई नहीं बता सकता। तो फिर आप उससे चाह क्या रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा दे? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका गेम प्लान। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम में से हर किसी के मन में एक गेम प्लान है अमीर बनने का। आप उसकी वैलिडिटी तो चेक करो। वैलिडिटी नहीं है। ट्रेडिंग से पैसा बना लूंगा, कैसे? आप 1 करोड़ नहीं लगाओगे तो 20% से 20 लाख नहीं बनेगा। तो जब तक 1 करोड़ नहीं आता तब तक तो काम करो। तो ये सोच को ही चेंज करना पड़ेगा, और वो काबिलियत से आएगा। जब सोसाइटी से ही पैसा आपको मिलने वाला है तो वो किसी ना किसी अर्निंग के फॉर्म में आएगा, और वो सेवा आपको देनी पड़ेगी। तो सेवा देने के लिए तैयार हो जाए। तो मिडिल क्लास के लिए अगर वेल्थ बनाना है, सबसे पहली चीज़ हो गई करियर। दूसरा, किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना, स्पेशली
किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। आपने इंश्योरेंस में सेफ्टी ली 30 साल में, आपका रूल ऑफ द गेम क्या है? 30 इयर्स करियर, 30 साल में वेल्थ बनाओगे। आप यकीन कर पाओगे? कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप सोच के देखना, आपके व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। 10,000 रुपये का आपने SIP की, 15% का रिटर्न आया, 30 साल के लिए किया, कितनी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी? 5,60,00,000। ठीक। अब ये होशियार बंदा, मैं तो बाद में करूंगा, अब इसको फाइनेंस का F नहीं पता, लेकिन ये ज्ञान दे रहा है अपने ही आपको। क्या करेगा? जब मैं 50 का होऊंगा, मैं 60 तक के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, 30,000 रुपये महीना लगाऊंगा। डीडी जी जरा गेस करेंगे कितना रुपए बनेगा? 15% ही है रिटर्न। पहले 10,000 से इन्वेस्ट कर रहा था 30 साल के लिए, 5,60,00,000 बन रहा है, इतनी बड़ी फिगर। तो अभी कितनी बनेगी? 30,000 रुपये महीना 10 साल के लिए। कम ही बनेगी क्योंकि वो मैच्योरिटी के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है पुराने वाला। कंपाउंडिंग थोड़ी कम हो जाएगी तो कितना बनेगा? फिर भी कुछ लगभग 7, 8, 10 करोड़। पहले वाला 5,60,00,000 बन रहा है, तो अभी तो कम बनेगा। कम ही बनेगा, हाँ। मुझे 15 लगा था, ठीक है। तो हाँ। कितना 3 करोड़ इमेजिन कर पाएंगे? शॉक रहेंगे। 78 लाख बस। ये फैक्ट अब आप किसी 25 साल वाले को बता दो और उसकी हिम्मत हो तो फिर करे डिले। अगर वो 50 की उम्र से शुरू करेगा, आप जानते हो कितना रुपए लगाना पड़ेगा 5,60,00,000 लेने के लिए? एनी गेस? 2,10,000 महीना। नाउ इट बिकम्स अनअचीवेबल। जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज़्यादा बढ़िया। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपकी वेल्थ बनेगी, उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। दूसरा, अगर वो म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है बिना एजेंट के, तो ये वेल्थ कितनी बनेगी? 5,60 की बजाय 6.6। ये जो 1% आप देते हो, इस 1% का इतना नुकसान है। आपके जीवन में पढ़ाई आपको सबसे पहले 2 चीज़ों की चाहिए। एक चाहिए आपको कि आपको पैसा कैसे कमाना है, दूसरा पैसा खुद मैनेज करना, ये कसम खानी पड़ेगी। बड़े बड़े, मैं मनी IQ क्लास करता हूँ, बड़े बड़े जो HNIs वेल्दी बोलते हैं ना, उनको वो मनी IQ की चीज़ें सब आती होती हैं, इसलिए वो वेल्दी हैं। हमें क्या लगता है, हम तब पढ़ लेंगे जब वेल्थ आएगी। तो ये पता है किस तरीके का है कि एक दुबले पतले ये कैमरामैन साहब को बॉडी बनानी है, तो ये कहते हैं जिस दिन मैं बॉडी बना लूंगा उस दिन प्रोटीन की डाइट ले लूंगा। तो कैसे लाइफ चलने वाली है? सो दैट इज द डिफरेंस। करेक्ट। सो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कितने समय के लिए रिस्क लेना है। जितने भी हमारे बड़े लोग हैं ना, या इवन मैं अपने पेरेंट्स को भी देख लूँ, वो कहता है FD करा के छोड़ दो, FD कराओ। उनको FD के बारे में बहुत है, और आपने FD के बारे में पहले ही बताया था कि FD में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्या रीज़न है? FD सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप डिसाइड करो, मुझे मत बोलो बोलने को। आप बताओ, ये 100 रुपये है, इससे मान लेते हैं यही पानी का गिलास 100 रुपये में आ रहा है आज, आप इसको FD कर दो। अगले साल ये ग्लास आपको 100 रुपये से, पहले एक टेस्ट ऐसे कर लेते हैं, इस ग्लास को आपको 100 रुपये से खरीदना है अगले साल। ठीक, आज ये 100 रुपये का मिल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं इसी नोट से, 100 का 100 ही रहेगा। ये ग्लास खरीद सकते हो आप अगले साल 100 रुपये का, ये आज 100 का है। नहीं, बढ़ जाएगा थोड़ा इसका रेट, थोड़ा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? सो आप ये कह रहे हो पहला कि आप इससे नहीं खरीद सकते, इससे नहीं खरीद पाएंगे, ये कम पड़ गया। हाँ। ठीक है, सो इसका मतलब अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा घटेगा, नंबर 1। करेक्ट, प्रूव हो गया। हाँ। अब दूसरा, कितने का हो जाएगा ग्लास? 106 रुपये, 7 रुपये। 106, 107, इसको मैंने FD की, ठीक, 107 रुपये मिलेंगे, टैक्स दिया आपने 104.9, ठीक। अब मुझे आप बताओ, उस FD से भी तो नहीं खरीद पा रहे। तो 1 साल के बाद आप गरीब हुए या अमीर हुए? गरीब हुए। और 20 साल तक अगर करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज FD। तो लोग इतना क्यों कॉन्सेप्ट करते हैं FD करो, FD करो, FD करो? क्योंकि रटा दिया गया ना बचपन से। और हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि पापा बोलते हैं कि इंश्योरेंस ले लो, उसमें करो, कुछ तो मिलेगा। फाइनेंस जिनको नहीं आता उनसे क्यों सीखना है? रिस्पेक्ट अपनी जगह है, फाइनेंस अपनी जगह है। आप अपने ऑफिस की चीज़ें पूछते हो क्या घर वालों से? नहीं। तो फाइनेंस भी घर से नहीं पूछना।
समझ गया, जो बेसिकली कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लें। एडवाइस आपको आईएएस बनना है तो किससे पूछना है? हाँ, ये से ही पूछेंगे। करेक्ट करेक्ट। एक और चीज़ है, जैसे अभी इस कन्वर्जेशन में एक ही टर्म सबसे ज़्यादा जीत रही है, वो है एसआईपी। तो एसआईपी का कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीने लगभग आपके हिसाब से? देखिए, गोल बेस्ड होना चाहिए। दो चीज़ें आती हैं डीडी जी इसमें। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं अपनी लाइफ को, मेरे लिए एसआईपी इम्पॉर्टेंट है या गोल अचीवमेंट? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपके व्यूअर को अपने बच्चे को पढ़ाना है, कॉलेज की फीस देनी है, बच्चे के लिए 4 काम है, बच्चे की प्रोफेशनल एजुकेशन, उसका मास्टर्स, उसका सेटलमेंट, उसकी मैरिज। इतने काम तो हर पिता चाहता है। भाई बेबी है, आप अनकंडीशनल लव है, आप सब कुछ कराना चाहते हो, कौन सी एसआईपी आपका ये काम करा देगी? पहला क्वेश्चन मेरा यहीं पे आता है। 2 लड़ाइयाँ बहुत बड़ी हैं। हमको पहले ये चेक करना अपनी प्रोफाइलिंग कि क्या मेरी प्रोफाइल में मैं अपने जीवन के सारे काम कर पाऊंगा। मेरी बचत है 25,000 मान लीजिए, और मेरे को इन्वेस्ट ही करना है 50,000 रुपये, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले काम करना है अपने जीवन पे। मुझे इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सेविंग से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने इनकम बढ़ा ली है उनका सेविंग से काम हो जाएगा। सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे कि कितना मेरी बचत होती है और कितना मेरा गोल वाइज रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे प्रोफाइल में पैसा कम है वहाँ पे करियर पे काम करे, और इसमें ऐड करेगा वो रिटायरमेंट। तो 99% लोगों का आपको ये दिखेगा कि दे विल नेवर बी एबल टू रिटायर विद मनी, क्योंकि रिटायरमेंट पे पैसे कम हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। सो हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है बेस्ट इन्वेस्टमेंट मांगना। तो जब हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, वो किसके लिए है? क्या मेरे बच्चे की एजुकेशन करा देगा? क्या मेरे बच्चे की शादी करा देगा? नहीं। सो इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। क्यों? इन्फ्लेशन जो पढ़ाई पे लग रहा है दैट इज 10%। पढ़ाई पे एजुकेशन कॉस्ट 10% से ग्रो कर रही है, आपकी एफडी ग्रो कर रही है आपकी 7% के साथ में, वो भी पोस्ट टैक्स अगर देखें तो लगभग 5%। सो आपको एसआईपी का मतलब ये पैसा जो एफडी में जाने वाला था ना, ये भी एसआईपी में चला गया। सो लोग क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट से प्यार करते हैं, उसके बाद तय करते हैं। नॉर्मल फैमिली क्या करती है, बोलती है पीएफ में मैं पैसा ज़्यादा कटवाऊंगा। क्यों भैया? पीएफ में ज़्यादा कटवाने से काम पूरा हो रहा है क्या? सो आप इन्वेस्टमेंट से प्यार क्यों कर रहे हो? जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो ना। तो दोनों अप्रोच में फ़र्क आ गया। दूसरा, एसआईपी का जो टेन्योर है, लोग क्या करते हैं 20-20 साल की एसआईपी कर देते हैं। 20 साल की एसआईपी क्यों कर रहा हूँ? आप आज एसआईपी आप चला रहे होगे, हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, आपको एसआईपी का अमाउंट नहीं बढ़ाना है। करेक्ट। तो जो सरप्लस अगर आपके अकाउंट में पड़ा रहता है, इट इज़ टू बी पार्क्ड इन फंड्स। तो हर साल आपको एसआईपी करानी, तो एसआईपी का टेन्योर 12 महीने का ही रखना चाहिए। मेरा एक कमिटमेंट है कि मैं ज़िंदगी भर पैसा मैनेज करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। सो मैं लगातार इन्वेस्टमेंट एसआईपी में ही रखूंगा, अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा हर साल एज पर आईटीआर। ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट है कि जो एक मिडिल क्लास है वो जल्दी से जल्दी वेल्थ किस तरीके से बना सकता है, क्योंकि लोगों को आजकल जल्दी चाहिए। देखिए, सबसे जल्दी वेल्थ किससे बनती है? आप लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी ऐसे एसेट में जिसमें इनकम आ रही हो, तो वेल्थ आपकी सबसे जल्दी बनेगी। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप एक समझाएंगे, या कोई केस स्टडी आपके पास हुई, किसी ने लोन लिया हो फिर बिजनेस में डाला और उससे पैसे बनाए, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आप कमर्शियल रेंटल पे जाते हैं तो आपने अगर उसको एलआरडी बोलते हैं, लीज रेंट डिस्काउंटिंग, नॉर्मल पब्लिक इसके बारे में जानती ही नहीं होती। वाह, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो, अमीरों के लिए तो ये सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आप किसी भी मॉल ओनर की बात करो, वो उन्होंने अपने पैसे से चीज़ें बनाई, देन रेंट जो आ रहा है ना, उस रेंट का लीज रेंट डिस्काउंटिंग पूरा नाम है। सो मान लीजिए ₹1,00,000 का रेंट आ रहा है, बैंक ने आपको उसके ऊपर में 1 करोड़ का लोन दे दिया, जो रेंट आ रहा उसी से ईएमआई चली गई, आपको जो काम करना है कर लीजिए।
सो लोन के ऊपर जब आप कर रहे हैं, अब क्या हुआ आप देखिए, आपने वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का नेचुरल अप्रिसिएशन है वो बुक किया, आपने रुमाल रखा हुआ है एक तरह से, जो पुराना कॉन्सेप्ट था। सो अगर आपके पास प्रैक्टिकली अगर 30-35% का पैसा है आपके पास, तो आपने 100 रुपीज़ के लिए 35 रुपये लगाए और बाकी फंडिंग आपने बैंक से अरेंज करी है। अरे कुछ नहीं तो मॉर्गेज लोन ले लो भाई, मॉर्गेज लोन पे मिल जाएंगी चीज़ें। सो मॉर्गेज लोन के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपका रेंट से ही EMI चले गई, आपका फर्दर प्राइस अप्रिसिएशन, तो गारंटीड रिटर्न आ गया। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सामने से दिख रहा है कि लोन खराब है, उससे खराब ही है, वो आपकी वेल्थ भी बना सकता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट, ये तो बहुत सही चीज़ बताई आपने। और रिस्क तो हर चीज़ में रहता है। बिल्कुल, जो कैलकुलेटिव इंसान होगा ना, वो इससे पैसे बना लेगा, जो बिजनेसमैन होगा ना। और मैंने एक चीज़ देखी है कि सबसे इंपॉर्टेंट ना मैथ्स होती है। जो लोग मैथ्स नहीं करते ना अपनी लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा फेल होता है। अच्छा मैं यहाँ से कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। एक कैलकुलेटिव अगर आप रिस्क लेना जानते हो, एक्सेल शीट बनानी जानते हो सही तरीके से, वो इंसान पैसे बना सकता है। उतना गुणा भाग तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं होने वाला। और नहीं आता तो सीखें। करेक्ट करेक्ट। अब जो लोगों ने जो गलती कर चुके हैं, जो पॉडकास्ट देख रहे हो, उन्हें पता लग गया होगा हमने ये गलती कर रखी है, ये गलती करी है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें आगे चल के, कि क्या होगा। तो लाइफ को रीसेट कैसे करें फिर? लाइफ को रीसेट करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी लाइफ नए सिरे से प्लान कैसे होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। द मोमेंट आपने फाइनेंशियल एजुकेशन ली, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, आप कहाँ खड़े हो लाइफ में। वही 6,000 वाला लड़का जो जॉब में था संविदा पे, आज उसकी सैलरी 1.25 लाख रुपए। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, वंस यू नो कि मैं कहाँ पे हूँ, तो सारे करेक्टिव मेजर आप ले लोगे तो पता तो चले। दूसरा, नए सोच के साथ। सो आप देखो कि एक बंदा जो 12th पास कोई बच्चा है, उसने MBBS किया, उसके बाद लाइफ नए सिरे से प्लान हो रही। आप जब एजुकेशन लेते हो, मनी की लैंग्वेज सीखते हो, उसके बाद आपके हर एक प्लान बदलेगा। तो लाइफ प्लानिंग फर्स्ट, देन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कस्टमाइज्ड प्लानिंग चाहिए होती है कि मैं अपनी सेविंग से कैसे अमीर बनूंगा। हर किसी का प्लान अलग होगा, किसी की सेविंग 10,000 है, किसी की 20,000 है, उसके अपने अपने काम हैं लाइफ में। तो वो बंदा अपने लिए कस्टमाइज्ड एक प्लान बनाता है हर साल का, फाइनेंशियल प्लान जिसको बोलते हैं। तो ये खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये करने जाता है किसी और से, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इंडिया में आज भी अगर आप देखेंगे, अच्छे प्लानर्स जो हैं, वो फीस प्लस, वो कहते हैं कि वो फीस लेते हैं खाली, लेकिन फीस प्लस ब्रोकरेज दोनों जाती है। लगभग 3 लाख के आसपास का अच्छे प्लानर्स का खर्चा है साल का। सो ये कॉस्ट देने से बढ़िया है कि आप खुद पढ़ाई कर लें, क्योंकि वो नॉलेज पूरी ज़िंदगी रहेगी और तब आगे की चीज़। और ये पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं आप, एक रास्ता दिखाएं तो? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी हो तो एक मोड है CFP पढ़ने का। अगर दूसरों के लिए करना हो तो दूसरा, उसकी शुरुआत करना चाहे तो, अगर किसी को ये ना लगे कि हमारा है, हम उसको मनी IQ क्लास में पढ़ाते हैं, इसकी शुरुआत वो उससे कर सकता है। बट वो कहीं से भी पढ़े फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला, मैं अपनी लाइफ को समझूं, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी बैलेंस शीट में कितने भी जीरो लग जाए, आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। जो है उसको आपको ही प्लान करना पड़ेगा, आत्मसंतोष आपको ही लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट आपका जो आता है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट्स की समझ। हर एसेट की अपनी एक साइकिल है, उसको समझना होगा। देन साथ में टैक्सेशन, ये आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आप आगे चल के फंस जाते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा स्टार्टअप करता है, ठीक। आप देखिए इंडिया के जितने स्टार्टअप्स वाले हैं फाउंडर्स, इन सब के ऊपर नाम आता है कि दे आर करप्ट, इन्होंने पैसा निकाला, ये किया वो किया। बोर्ड रूम में इन स्टार्टअप के फाउंडर्स को कौन दबाता है? इन्वेस्टर। Day 1 ही नोज कि मैं इसको बाहर करूंगा। और हमारे जो फाउंडर्स होते हैं, इनको पता तक नहीं होता कि उनके साथ क्या गेम हो रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपने कंपनी में काम किया, आपको फंडिंग किस मोड पे लेना, आपको ये तक पता नहीं होता। तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि बोर्ड रूम शुड बी स्ट्रांग इनफ। आप बोर्ड रूम में स्ट्रांग रहो, आपके पास में अपनी वेल्थ रहे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो सैलरी कितनी लेनी, ये तक नहीं अंदाज़ा होता।
सो फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना कुछ भी करना बड़ा मुश्किल काम है, एनीथिंग। करेक्ट। अभी ना हम कन्वर्जेशन में थोड़ा सा और डीप जाएंगे, लेकिन मैं एक बार ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपका सबसे बिगेस्ट टेक अवे क्या है, जो भी अभी तक हमने सीखा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। दूसरा, आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज पसंद आ रही होगी क्योंकि हर कोई ग्रो करना चाहता है। अगर आपने 500 से ज़्यादा कमेंट आए फाइनेंशियल फ्रीडम 2.0, हम विप्लव जी को दोबारा लेके आएंगे शो पे, क्योंकि और डीप में जो भी सारी चीज़ें हमारी रह जाएंगी वो कमेंट में आएंगे और फिर वही पॉडकास्ट हम दोबारा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपका 2.0 ना छूटे। मुझे पता है कमेंट कर देंगे इतना, ठीक है। अब बात करते हैं कि टैक्स के बारे में। इससे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, एक आम आदमी भी बहुत परेशान है। कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, रोड पे चल रहे तो टैक्स देना है, गाड़ी खरीद रहे तो टैक्स देना है, हर चीज़ में टैक्स देना है, टॉफ़ी खरीद रहे दुकान से तो टैक्स देना है। टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या समाधान होगा इसका? ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ। इसका एक ही समाधान है, ग्रोथ। इंडिया, मैं किसी गवर्नमेंट का हिमायती नहीं हूँ, इंडिया एक रिफॉर्म से गुजर रहा है। वी आर सीइंग, विटनेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट सारी जितनी भी पार्टीज है सबकी अलग अलग हैं, और जिस स्टेज में इंडिया, ऐसे रिफॉर्म्स हमने पहले कभी देखे नहीं। मुझे ये लगता है भविष्य का इंडिया बन रहा है तो टैक्स तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रावधान दिए हैं उससे टैक्स प्लानिंग करें। देखिए, टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग में बड़ा फ़र्क है। टैक्स सेविंग हम वही जानते हैं, 1.5 लाख रुपए लगा दो और उससे काम हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट। जो टैक्स प्लानिंग तब आता है व्हेन यू बिकम एम्प्लॉयर, व्हेन यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वहाँ से आपकी टैक्स प्लानिंग आती है। और दूसरा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है उसको आप प्लान कर सकते हो एज पर टैक्स प्लानिंग। वो हम 2.0 में कर लेंगे डिटेल में। बट टैक्स प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छे CAs हों या फिर आप पढ़ाई करो। इसको अपने आप नहीं किया जा सकता बिना डिटेल में गए। बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बट आपको आइडियाज़ होने चाहिए कि मैं अगर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास FD है, मैं 30% ब्रैकेट में हूँ, मेरे पास HUF है, मेरी वाइफ के पास FD है, मेरे वाइफ के पास अकाउंट में पैसा है, मान लीजिए मेरे HUF में पैसा है, मेरे फादर के पास पैसा है, और FD मैं किए बैठा हूँ। FD पे लगता है इंटरेस्ट की इनकम, सो वो मेरे इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा, इनकम में। और अगर मैं उसी पैसे को FD मैं अपनी वाइफ की इनकम में करता हूँ, ITR से, सॉरी वाइफ के अकाउंट से अगर मैं FD करता हूँ, तो उस केस में वो टैक्स कम आएगा, उनका स्लैब कम है। फादर के मैं करता हूँ तो कम आएगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस अकाउंट से मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज टैक्स प्लानिंग। कैपिटल गेन आपका 12.5% है, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स आपका जो जाता है वो इनकम टैक्स स्लैब वाइज है। सो कैपिटल गेन वाले पे जाइए ना, क्यों जाना है? हम इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर टैक्स दे करके क्यों अपना जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ाएं? करेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में एक और चीज़ है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का अगर आप देखेंगे तो वो आपका 12 महीने पे बनता है। 12 महीने की होल्डिंग होनी चाहिए। SIP के इन्वेस्टर्स को स्पेशली समझा देता हूँ कि आपने, मान लीजिए 24 महीने से मेरी SIP चल रही है, तो जो यूनिट हर महीने मैंने खरीदी है, तो हर महीने खरीदे हुए यूनिट के 12 महीने कंप्लीट होंगे, तो उसकी सेल पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर यूनिट मेरी पिछले महीने की जो यूनिट है 12 महीने नहीं हुए, तो वो हमारा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके गेन पे टैक्स आपका कोई कट के नहीं आता, टैक्स आप बाद में पे करते हैं। NRIs के लिए TDS कटता है म्यूचुअल फंड से। दूसरा पार्ट ये आता है कि जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाले पे 1.25 लाख रुपए हर साल का गेन आप फ्री में बुक कर सकते हैं। इस साल का बुक किया है कि नहीं? अब एजेंट से पूछेंगे, बैंक वाले से पूछते हैं, अगर SIP का नाम, तो वो तो बताने से रहे कि आप टैक्स सेविंग करो इस तरीके से। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए लगाए थे, आपका आज के डेट में वैल्यू हो गई 5.25 लाख। आप 5.25 लाख का बेच दो और वापस खरीद लो,
सो इस साल का पूरा 1.25 लाख आपका गेन बुक हो गया, आपका 12.5% नहीं देना पड़ा। आपके पास 2 उपाय हैं, 4 लाख लगाए, 5.25 इस साल हुआ, अगले साल की वैल्यू मान लेते 6.5 लाख, ठीक। आप अगले साल बेचो, आपको 1.25 लाख के गेन पे आपको 12.5% देना पड़ेगा। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे कर लो तो आपका कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। तो आपने टैक्स प्लान किया ना, करेक्ट, टैक्स सेविंग नहीं की है, प्लान किया। टैक्स की प्लानिंग पहले से होती है और हम लोग टैक्स सेविंग जानते हैं इनकम करने के बाद। टैक्स प्लानिंग ऑलवेज स्टार्ट्स बिफोर प्लानिंग एनी इनकम। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। डीडी जी, आप वेल्दी हो, आप अपनी इनकम बनाते हो, आपने कहा रेंटल की इनकम है, अब तीनों इनकम आप ही के नाम से आती हैं, तो आप टैक्स ज़्यादा देने वाले। घर में मल्टीपल ITRs हैं, हैव गुड CA, उनके साथ मैनेज कर लीजिए। करेक्ट, करेक्ट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस ओनर्स के लिए या जिनकी इनकम ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। जो भी ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में उनको टैक्स प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, आप उस पर से इनकम लेना चाहते, ले पाएंगे क्या? कैन यू विड्रॉ वेल्थ फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? करना क्यों है? CA की इनकम के लिए। आपको अपनी इनकम बनानी थी ना। करेक्ट। तो विड्रॉल की कोई बात नहीं करता, कोई भी आपकी लाइफ को प्लान करने पे बात नहीं करता। इसलिए हमें रूल्स समझने पड़ते हैं और हमें एज पर यूज हमको अपने लिए इस्तेमाल करना। एक वो चीज़, जो लोग हैं ना जो अभी पैसा बनाना स्टार्ट किया, उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है या तो मैं गाड़ी खरीद लूँ या मैं बाइक खरीद लूँ कोई अच्छी सी, और मैं फिर मेरा नाम हो जाएगा फैमिली में। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो कि इनको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? गाड़ी आपने लिया, आज तो ले लिया आपने, 2 साल बाद भी तो गाड़ी पुरानी होगी, 3 साल बाद पुरानी होगी, चेंज नहीं होगी। तो मान लीजिए आज 2 मिनट के लिए ऐसे लेता हूँ, मेरा बेटा बोलता है हायाबुसा लाना है, मैं कह दूंगा अपने पैसे से ला। अब मान लीजिए वो हायाबुसा ले आया, करियर पे काम नहीं करता, 3 साल बाद यही रिश्तेदार उससे वापस पूछेंगे यार पुरानी हो गई, थोड़ी सी डेंट वेंट आ गया, बदल कब रहा है। तो उसको लेने से पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि ये पुरानी भी होगी और नया अपग्रेड भी करना है। तो इतनी बात दिमाग में रख दे तो वेल्थ बन जाएगी। कैसे? वो खुद ही सोच लेगा कि पहले इतनी इनकम लाऊं कि इसको मैं सर्व भी कर पाऊं। आप घर अच्छा बना रहे हो, उसकी रंगाई पुताई नहीं सोचोगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं सोचोगे। सो लग्जरी आप जो ला रहे हो उसको मेंटेन भी तो कर पाओ। अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर ऐसे एक दिन के वाहवाही का क्या मतलब है? सो इफ यू कैन अफोर्ड इट, सर्व इट, सिंपल। करेक्ट। इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहने के लिए आई थिंक 6%, ज़्यादा ही है। आप क्या बोलना चाहोगे कि इन्फ्लेशन रेट को किस तरीके से देखा जाए? आप मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेशन कब कम रहा? कभी नहीं रहा वैसे तो देखा जाए। हमारे ऊपर लगता है CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम क्यों मान के चलते हैं WPI को? इन्फ्लेशन के साथ हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही है। आप बताओ मुझे, आपने जैसा बताया बचपन में आपके घर में कौन सा राइस यूज होता था और बासमती पे आप कब स्विच किए? है बचपन का राइस और आज के राइस में फर्क है। हम सब ने वो मोटा वाला राइस खाया हुआ है, आज हम वो महीन राइस पे पहुंच गए। ये लाइफस्टाइल इंक्रीमेंट नहीं है। आपके घर में एक कमरे में AC और उसके बाद हर कमरे में AC, लाइफस्टाइल इंक्रीमेंट नहीं है। हमारे जीवन में लाइफस्टाइल का नुकसान ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन का कम दिखता है। उसके इन्फ्लेशन का नज़र आता है क्योंकि मीडिया कवर कर लेता है उसको। लेकिन लाइफस्टाइल जो हमने बढ़ाई हो वो, आज आप कितने मोबाइल खरीदते हो एक साल में? एक घर में कितने मोबाइल हैं, कितने टीवी सबके पास है, कितने टीवी कनेक्शन है? सभी में है। सभी में। ये पैसे कौन जोड़ेगा? सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल का खर्चा है और इन्फ्लेशन अपनी जगह हमेशा रहेगा। आप इन्फ्लेशन रोक के अगर आप सोचो कि इन्फ्लेशन को मैं रोक दूं, क्या मैं रोक सकता हूं? कभी नहीं रोक सकता। मैं वो कंट्रोल कर सकता हूं जो मेरे बस में है। मेरे बस में मेरा करियर है, मैं दूसरों को नहीं रोक सकता। मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि आई ग्रो। तो अपने कंट्रोलेबल्स पे फोकस करना है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचना भी क्यों बात करनी है उस पर। करेक्ट। बजट आने वाला है अभी बहुत जल्दी। मैं चाहता हूँ कि जब बजट आए हम दोनों बैठे
टैक्स प्लानिंग के बारे में, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डीप जाएं हम। हाँ, बिल्कुल। पढ़ने के बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया एंड अभी ना ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी जी। और हम कोशिश करेंगे, ये ऑडियंस पूरी कोशिश करेगी, अगर इनको चाहिए तो 500 से ज़्यादा कमेंट आ गए तो हम दोबारा टैक्सेशन प्लानिंग के ऊपर बैठेंगे। बिल्कुल। आप कोई आखिरी नोट हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? एक ही बात बोलूँगा, देखिए लोग गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं करते, अपनी लाइफ को लिखते नहीं। मनी आईक्यू क्लास में हम लोग लोगों से बोलते हैं, उनको कैलकुलेटर देते हैं कि गोल्स को प्लान करो। लोग लिख ही नहीं पाते अपने गोल्स। जीवन में उनको चाहिए क्या, उनको पता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि घर में आपको खाना बनवाना है तो भी आप कहोगे कितने आदमी का। इन्वेस्टमेंट अच्छा बुरा तब निकल के आएगा जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता हो। हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता, हमें वेल्थ की डेफिनेशन ही नहीं पता। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, अगर 25 साल की एज है आपकी और रिटायरमेंट के पैसे आप सुनोगे तो शायद आपके हाथ से ये मोबाइल जिससे आप देख रहे हो ये छूट जाए। 25 साल का लड़का रिटायर होने के लिए उसको 50,000 की लाइफस्टाइल पे 20 करोड़ रुपया चाहिए एट द एज ऑफ 60, तो उससे घर चलेगा। अब हमें क्या लगता है 20 करोड़ से तो वेल्थ बन गई। कब? 60 की उम्र पे ना। करेक्ट। तो 60 की उम्र पे अगर 20 करोड़ रुपया है तो इट इज़ नथिंग। सो पढ़ाई कर लें, अपना करियर बना लें, अपने गोल्स को देख लें और इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज करें। किसी से मत पूछिए, पढ़ाई करके खुद मैनेज करिए। इंडिया में एडवाइजर्स नहीं है, 20 लाख एजेंट हैं हमारे पास इंश्योरेंस के, म्यूचुअल फंड के। आपके पास एडवाइजर्स नहीं है। एडवाइज़र वो जो आपको राय दे, प्रोडक्ट नहीं बेचे। तो नहीं है तो खुद पढ़ लीजिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है। करेक्ट। विप्लो जी, थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड मैं एक्साइटेड हूँ दोबारा टैक्स प्लानिंग के लिए। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो, ETF में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, बॉन्ड में, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपका पिलर स्ट्रांग नहीं है ना, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मेरे चैनल का ये वाला जो साइड में आपको वीडियो दिख रहा है, टॉप वीडियो है जिसमें मिलियंस व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। इसमें म्यूचुअल फंड और ETF, SIP के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक्चुअली में काला सच उसका क्या है, अगर आप ये देखोगे उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना, उससे पहले मत करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।